Code of Corporate Governance of Securities and Exchange Commission of Pakistan says there should be at least one third of independent non-executive director, whereas Cadbury Code of Corporate Governance of UK says that 50% of directors should be non-executive director and that most of the non-executive directors should be INADs. और अभी रिसेंटली जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से जो है रिवीजन्स भी हुई हैं that says that not more than one third or third of the executive directors means अगर 9 है तो 3 जो है ना executive होने चाहिए and at least 2/3 of the non-executive directors means remaining 6 जो होंगे वो non-executive हैं. अब वो जो 6 non-executive directors हैं half of them should be non-executive director and half of them should be independent non-executive director जो है ना उसमें ठीक है. So within non-executive director there could be representative director लेकिन at least उनमें से जो 50% है वो ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इट मींस दैट इंडिपेंडेंट शुड नॉट बी लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल. तो आउट ऑफ 9 3 एग्जेक्टिव हो गए, 6 आपके नॉन एग्जेक्टिव हैं. उन 6 नॉन एग्जेक्टिव में से भी 3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बाकी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सो दैट देयर वुड बी अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. But situation in Pakistan, unfortunately, there are virtually no INADs in Pakistani companies. Almost all the non-executive directors are representative of the majority shareholder. None is ever independent. This is the sorry, Joanna's situation that most of the people who are acting as the non-executive directors are basically the representative directors of the majority or the controlling shareholders. So since they are already representing the shareholder, so virtually or technically they are not the independent non-executive director. Another problem is that no remuneration is given to the non-executive directors. Hence, the professionals are not keen to serve as independent non-executive director. If they are only paid meeting fee, जो मतलब कुछ अच्छी जो कंपनीज हैं, they pay them well. Other than that, majority of the companies do not pay reasonable even the fee. तो फॉर एग्जांपल किसी जो है प्रोफेशनल एक्सपर्ट को 50,000 जो है ना वो मिल रहे हैं, तो वो तो बॉदर ही नहीं करते यार. $50,000 के अगेंस्ट क्या जो सॉरी ₹50,000 के अगेंस्ट मैंने क्या कोई यहाँ पे जो है ना इतना बड़ा जो है ना वो कंट्रीब्यूट करना है. तो जितने पैसे दे रहे हैं ऑब्वियसली बात है उसके हिसाब से बस डायरेक्टर के तौर पे नाम भी दे दिया तो इट्स मोर देन इनफ फॉर देम. तो इन दैट सिचुएशन since most of the executive directors are being paid in millions, तो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रीजनेबल पे नहीं होगा तो वो अपना जो है ना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. तो वैसी बात है कि इफ यू पे देम रीजनेबली वेल तो उसके अगेंस्ट उनकी जो आउटपुट होगी वो भी अच्छी होगी. Paying good remuneration can get good INADs who can be independent just as auditors and judges who are paid but they retain independence. अब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इनको ज्यादा पे करेंगे तो फिर इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर रहेगी. तो उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि देखिए ऑडिटर्स को भी तो पे करते हैं. गुड ऑडिट फर्म्स ठीक है चार्ज यू वेरी हाई but still people are willing to pay them because they know that these are the good business organization. तो जितना अच्छा होगा वो उतना क्वालिटी वाइज आपसे पे भी जो है ना वो चार्ज भी ज्यादा करता है. तो उससे उनकी इंडिपेंडेंस तो नहीं कंप्रोमाइज होती है, रादर दे डू द क्वालिटी वर्क. और जहां पे आप कम पे करा के जो है ना वो ऑडिट कर रहे होते हैं तो वो फिर उस सूरत में जो है ना वो गुजारे लायक की जो है ना वो काम कर रहे होते हैं. इन द सेम वे जजेस हैं वेरी हाई पेड है. अब अच्छा जज है उसको अगर आप जो है वो ज्यादा पे करें, चीफ जस्टिस ज्यादा जो है ना वो अर्निंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पे करने की वजह से इंडिपेंडेंस जो है ना कंप्रोमाइज हो जाएगी. और अगर किसी ने बिकना है तो वो तो कम पैसों पे भी जो है ना बिक सकता है जो है ना. तो इंडिपेंडेंस का सिर्फ टेस्ट ये नहीं है कि ज्यादा पे करने से लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे. वो डिपेंड ये भी करता है कि जिसको पे किया जा रहा है उसकी अपनी जो है ना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इन्वेस्ट द मेन सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉमिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ना होने के बराबर हैं तो इस वजह से या उनका इतना स्टेक नहीं होता मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, इस वजह से वो INADs भी जो है ना वो नहीं जो है ना प्रपोज करते. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है PICG, उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, एक लिस्ट मेंटेन किया है ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से भी बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिनको कंपनीज टेकअप करती हैं एज INADs. रीजन बीइंग वही वो जो पहले वाली बात है कि इट्स इंपॉर्टेंट कि कंपनीज खुद से लोगों को इंडिपेंडेंट चाहें कि वो हों. तो वो जब चाहती नहीं है तो उन्हें फिर ऐसे लोग भी रिक्वायर्ड नहीं होते. एनी क्वेश्चन जी?
तो ये लास्ट पॉइंट कभी रिपीट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज क्लैरिफाई दैट व्हाट डू वी मीन दैट सर बेस्ट एक मेन क्वेश्चन सोर्स था ऑफ जी, INIDs एनी is क्वेश्चन फ्रॉम योर nomination? साइड? सर कोई एज अ कंसल्टेंट फर्म भी जो है वो एज अ डायरेक्टर काम कर सकती है? सॉरी, क्वेश्चन काइंडली दोबारा पूछिएगा। सर कोई कंसल्टेंट फर्म भी एज अ डायरेक्टर डिफरेंट कंपनीज में परफॉर्म कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होंगे फिर, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं ना। जब वो आपका एक कंसल्टेंट है, जैसे पहले मैंने बात की, टैक्स कंसल्टेंट है, उसको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे ले लिया, तो वो तो रिलेटेड पार्टी आ गई आपकी। ऑलरेडी वो बिजनेस अफेयर्स के साथ जो है ना वो रिलेटेड हैं, तो वो इंडिपेंडेंस तो उनकी खत्म होगी। नहीं नहीं सर, मतलब ये है कि एक फर्म है जो एज अ कंसल्टेंट ही परफॉर्म करे कि वो मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर ठीक एज अ डायरेक्टरशिप जो है ना वो काम करे वैसे। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। आपको मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान में तो नहीं है, वेस्ट के अंदर जो है ये जो INEDs हैं, ये बेसिकली एज अ प्रोफेशन भी लोग जो है ना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना उसको टेकअप करते हैं। जैसे यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट भी बहुत सारे लोग जो है ना वो एज अ प्रोफेशन कंसल्टेंट है ना, कि अपनी कंसल्टेंसी कंपनी जो है ना वो ओपन कर ली और वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वेस्ट में बाकायदा जो है ये जो आपकी डायरेक्टरशिप है, स्पेशली इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो इसको भी एज अ प्रोफेशन जो है ना वो लिया जाता है, कि वो पर्टिकुलरली किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे तो नहीं कर रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे बहुत सारी कंपनीज में जो है वो सर्व कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसको किया जा सकता है। Okay. There are certain criticisms on the good on the independent non-executive directors. Many independent non-executive directors are simply not competent. Independent तो होते हैं लेकिन competent नहीं होते, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं क्लोज, उनके अलावा आपके कोई कजन हैं या ब्रदर इन लॉ है, उसको जो है ना आपने क्या किया, एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे ले आए। आप इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया तो वो मीट कर रहे हैं कि ही इज नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, लेकिन अगर रेलिवेंट स्किल ही नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, सिर्फ उस इंडिपेंडेंस को इस वजह से किया है कि जी कि आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स में से नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो है कॉम्पिटेंस ना होने की वजह से, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। गुड INEDs डू नॉट हैव एडिक्वेट टाइम फॉर द कंपनी, दिस इज द बिगेस्ट इशू जो है ना उसमें। पाकिस्तान में ऑल्दो प्रीवियसली ये होता था कि a person can serve in as many companies as he or she wants to be, ठीक है, एज अ डायरेक्टर। लेटर ऑन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 10 कंपनीज पे। 2012 में उसको जो है ना लिमिट कर दिया गया 7 कंपनीज पे। रिसेंटली इट हैज बीन डिक्रीज टू 5। तो इसका मतलब है कि अ पर्सन कैन ओनली सर्व एज अ डायरेक्टर, ठीक है, इन ओनली 5 कंपनीज। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि मिनिमम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 4 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, मिनिमम जो है वो 4 हैं। तो अब उस सिचुएशन के अंदर उन 4 मीटिंग्स में से एक मीटिंग को भी अटेंड करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन की जो है ना प्रिपरेशन तो रिक्वायर्ड है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक मीटिंग के लिए आपको 5 दिन की जो है ना वो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, तो जनरली स्पीकिंग 1 वीक जो वर्किंग है आपका, तो एक कंपनी की अगर जो है ना 4 मीटिंग्स हैं और 5 कंपनीज की जो है ना 20 होगी, तो 20 कंपनीज में जो है वो आपको परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 20 वीक्स की जो है ना वर्किंग चाहिए मिनिमम। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें, ठीक है, विद इन अ ईयर ज्यादा मीटिंग्स भी, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में रूटीन के अंदर तकरीबन 12 से 14 मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं दे आर पेड क्वाइट हैफ्टी, अराउंड 150 टू 150,000 टू 200,000 उनको पर मीटिंग पे किया जा रहा होता है, तो मीटिंग्स भी काफी ज्यादा होती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आउट ऑफ 52 वीक्स जो टोटल ईयर के अंदर होते हैं, अगर आपको 25-26 वीक्स जो है सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से टाइम जो है ना वो स्पेयर करेंगे, तो इश्यूज आ जाते हैं। ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम में इससे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ रिम्यूनरेशन दे डू नॉट पे इनफ अटेंशन। वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिर्फ उनको मीटिंग फी पे हो रही है एंड दे आर बीइंग पेड लेट्स सपोज 30-40,000 50,000 फॉर दैट, so for most of the people that amount is not enough, ठीक है, to get their services, so they are least concerned about the
things that are going on. It is impossible that INEDs will not have any relationship with those who vote for them. ये एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो है ना, जो पहले बात कर चुके हैं कि जिसके साथ उनका रिलेशनशिप ही नहीं है, वो शेयर होल्डर्स उनके लिए क्यों वोट करेंगे? तो जनरली वोटिंग ही उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके साथ ऑलरेडी उनका कोई रिलेशनशिप होती है या नो हाउ होती है। तो जब ऑलरेडी रिलेशनशिप होगी, नो हाउ होगी, तो फिर इंडिपेंडेंस कैसे जो है ना वो इंश्योर की जाएगी? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बिटवीन कंपनीज, आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे आ जाए, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब हमारी रिलेटेड बिजनेसेस नहीं है, कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं हमारी कंपनीज के दरमियान हो रही, हम किसी प्रोडक्ट को आपस में सप्लाई या बाय नहीं कर रहे, तो उस सूरत में मैं आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आ सकता हूँ, आप लोग मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आ सकते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं कि आप मेरी कंपनी में आ जाए, मैं आपकी कंपनी में आ जाऊं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर इंडिपेंडेंस कहाँ आएगी? मैं आपसे कहूंगा जरा ख्याल रखना, जब हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, जब हमारी मीटिंग होगी तो आप भी जरा थोड़ा सा लिहाज रख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होगी। हाउएवर दीज आर सिलेक्शन इश्यूज, नॉट द डिफेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ INEDs। ये सारे के सारे मसाइल किस चीज के हैं कि वी आर अनेबल टू गेट गुड टैलेंट, गुड पूल ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो जो कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, दैट इज गुड, दैट इज ऑलरेडी देयर। तो बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो सिलेक्शन इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए जो है ना वो कंपनीज को क्या करना चाहिए? स्ट्राइव करना चाहिए। एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम योर साइड? नो सर। सब क्लियर है? सर ये पिछले स्लाइड्स क्वेश्चन है सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर ये एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टरशिप गेन कर सकता है? और सर ये जो INEDs हैं, ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए इसमें कोई डिफरेंशिएशन है? वो सॉरी दोबारा बोले। जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो तो 5 है कि मैक्सिमम 5 में आप डायरेक्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर दूसरा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, इनमें INEDs का कोई डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? देखें ये जो कि उधर भी नंबर्स जो हैं वो सेम हैं। जी जी जी, ये जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो है लिस्टेड कंपनीज के लिए है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही जो है ना इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है ना वो इंश्योर नहीं हो पा रही। जो नॉन लिस्टेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी तो ऊपर रेगुलेशन की बात ही जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का नहीं है, इट इज ऑल अक्रॉस द बोर्ड। मतलब इंटरेस्टिंगली, ठीक है, यूके के अंदर अर्ली 2000s के अंदर जो है ना ये अनाउंस हुआ था कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए बोर्ड कंपनीज में। अनफॉर्चुनेटली इवन टिल नाउ 20 साल गुजरने के बाद भी जो उनकी जो मेजॉरिटी जो कंपनीज है, मोर देन 70% ऑफ द कंपनीज, उनके अंदर जो फीमेल डायरेक्टरशिप है वो ना होने के बराबर है जो है ना उसमें, ठीक है। तो ये तो उन कंट्रीज का हाल है जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये चीजें इस्टेब्लिश्ड हैं जो है ना उसमें। फिर भी जो है ना कोड की इम्प्लीमेंटेशन या उनकी डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन है, दीज आर टेकिंग डेकेड्स। तो पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं रेगुलेटरी जो है ना वो इश्यूज के जो है ना, ठीक है जी। तो ये जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम जितनी बात कर रहे हैं, दीज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी लिस्टेड कंपनीज, टू दी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल टू दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का ये हाल है, जहाँ पे रेगुलेशंस इतनी टाइट हैं, तो थिंक अबाउट दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वहाँ तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि क्लोज ग्रुप्स होते हैं जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है ना डिफरेंट होता है। यहाँ क्योंकि पब्लिक मनी जो है ना इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ रेगुलेशंस का स्ट्रांग होना इस वजह से जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर आप याद करें फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, रादर स्टेक होल्डर्स में से। तो शेयर होल्डर्स में से भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। जिन लोगों ने चंद शेयर्स परचेज किए हैं कंपनीज के, या कुछ 100 शेयर्स परचेज किए हैं, चंद थाउजेंड्स के अंदर परचेज किए हुए हैं, तो आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पॉइंट समथिंग है। तो उस सिचुएशन के अंदर दे आर अनेबल टू
elect any director who should represent them, और उनकी क्योंकि बोर्ड में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो इस वजह से उनके कोई इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट नहीं होते। इसीलिए तो INADs के ऊपर फोकस किया जा रहा है ना कि ये उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें जो जनरली खुद से अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं कर सकते। Now, an important question is where to find these INADs or independent non-executive director. One way of finding the INADs is through executive directors. ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चेयरमैन ऑफ अनरिलेटेड कंपनीज। ये जो भी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल और कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी कंपनी है या कोई और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो कोई टैक्स कंसल्टेंट चाहिए था या आपको कोई लीगल कंसल्टेंट चाहिए था, तो कोई लॉ फर्म में कोई पर्सन है, उनको आपने क्या किया, एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने बिजनेस में टेकअप कर लिया, तो बिल्कुल कर सकते हैं जो है उसमें। Retired professional practitioners such as chartered accountants or the lawyers or the consultants or the engineers, they can be taken on board. देखिए ना, फॉर एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर सिचुएशन ये है कि आप जो है वो डिफरेंट नए प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो टेकअप करते हैं, तो उसमें आपको इंजीनियर्स की जो है ना रिक्वायरमेंट है। तो कोई इंडिपेंडेंट इंजीनियर आप बोर्ड में लाना चाह रहे हैं तो किसी भी इंजीनियरिंग फर्म से किसी पर्सन को ऑन बोर्ड कर लें, or he and she can serve as independent non-executive director on your board. Then retired civil servants, judges or generals having the relevant experience and expertise can be taken on board, or they can serve on your board as independent non-executive directors. Socially prominent persons, okay, they can be taken on board as representatives of the all the stakeholders of the business organization, and likewise the use of the professional headhunters to find them. जैसे हम बहुत सारी मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो है वो क्या करते हैं, जो है ना डिफरेंट फर्म्स को जो है ना हायर करते हैं, डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं जो कि उनकी पोजीशंस के लिए हमें हेड हंटिंग करके देती हैं, अच्छे लोगों को जो है ना वो रिकमेंड करती हैं या हायर करके देती हैं। तो हम समटाइम HR फंक्शन को आउटसोर्स कर लेते हैं, समटाइम उनसे जो है ना हेड हंटिंग करके कुछ रेलिवेंट लोगों को जो है ना वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल द सेम प्रोसीजर कैन बी डन टू गेट द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Qualities to look for an independent non-executive directors, high level of personal integrity and ethics। जो है ना, एक बंदा जो खुद से ही जो है ना वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अनएथिकल है, तो जाहिर सी बात है वो बोर्ड के अंदर कौन सी एथिकल जो है ना प्रैक्टिसेस को जो है ना परफॉर्म करेगा। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि पर्सनली बंदा जो है ना वो एथिकल होना चाहिए, उसके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो वो मामलात कहे या चीज़ करे तो वो ठीक तरीके से करे। साउंड जजमेंट एंड प्रोफेशनल अप्रोच, सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी बंदा जो बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है उसको इंडिपेंडेंट के तौर पे ले लें, रादर उसके अंदर वो स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड जो है ना रिक्वायरमेंट। जैसे हमने स्टार्ट में बात किया था कि अगर एक फॉर एग्जांपल बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को किसी पर्सन का जो है ना वो हायर करना है तो उसका रेलिवेंट जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी किसी जो है ना वो पर्सन को ले रही है तो उसका एक्चुअरियल सर्विसेज के अंदर जो है ना एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि जब वो इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजाइन करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना प्लान्स को जो है ना डिवाइस करें, तो वो उसमें अच्छी अपनी इनपुट जो है वो दे सकें। देन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सर्व, बंदा बड़ा अच्छा है, इंटेग्रिटी भी है, एथिकल है, बड़ी उसकी साउंड जजमेंट है, प्रोफेशनल अप्रोच है, लेकिन वो विलिंग ही नहीं है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आने के लिए। तो जब एक बंदा विलिंग ही नहीं है तो डिस्पाइट ऑफ दी ऑल दी अदर क्वालिटीज, तो उसको आप ऑन बोर्ड करके क्या करेंगे जो है ना उसमें। देन गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हैविंग गुड जो है ना यू कैन से स्किल्स और एबिलिटीज और दी other aspects available, but if he or she does not have good interpersonal skills, तो how he or she would be able to communicate with the other board of directors, उनको कैसे उनके साथ निगोशिएट कर सकेंगे, उनके साथ कैसे डायलॉग कर सकेंगे, उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे जो है ना किसी भी डिसीजन पे, या उनके डिसीजन के अगेंस्ट अगर स्टैंड लेना है तो कैसे ले सकेंगे। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स ही नहीं है, दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते, दूसरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, तो उस सूरत में जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कंप्रोमाइज होगी। एंड हैविंग एडिक्वेट टाइम एट हिज डिस्पोजल, अगर उनके पास टाइम ही नहीं है बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने का, वो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एजेंडा पॉइंट या प्रपोजल उनको सर्व हुआ था वो बोर्ड मीटिंग में आके खोल के देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो प्रोफेशनल उनकी एक्सपर्टीज है या एक्सपीरियंस है या उनकी जो टेक्निकल जो है जो स्किल्स हैं उनका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें मीटिंग में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे।
Then when directors are inducted, it is important that they should visit the key location or the facilities जो है ना. Obviously बात है जब उन्हें पता होगा कि बिजनेस के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर होती हैं, तभी वो अपने जो है ना उससे रिलेटेड जो है डिसीजंस में अपनी इनपुट दे सकेंगे. एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि बिजनेस की कितनी सब्सिडरीज हैं या बिजनेस के ग्रुप के अंदर जो है वो कितनी डिफरेंट फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं या एसपीयूज कौन कौन से हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन कैसे करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लोकल जो है ना वो सेल हो रही हैं, कुछ जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, कुछ इंडिजिनस लेते हैं, तो इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस क्या हैं, कस्टम ड्यूटीज कितने हैं, उस पर सेल टैक्स कितना आपको जो है ना वो पे करना है. तो इसी तरीके से जो लोकल हैं उसके ऊपर क्या क्या जो है ना ड्यूटीज वगैरह हैं, तो उन चीज़ों का जब तक आइडिया नहीं होगा तो वो कैसे अपनी जो है ना एक्सपर्टीज दे सकेंगे. इसी तरह किसी रॉ मटेरियल को लेते हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को लेते हैं या फिनिश्ड को लेते हैं, तो हर किसी की कॉस्ट या उसके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है वो डिफरेंट है. तो जब तक उन चीज़ों का जो है ना वो आइडिया ही नहीं होगा, तो कैसे जो है ना वो अपनी ओपिनियन जो है ना उसको फॉर्मुलेट कर सकेंगे. लाइकवाइज प्रेजेंटेशन बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स, जब विजिट हो गया, पता चल गया वहां पे, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को क्या करें, उनकी एक्टिविटीज जो है वो शेयर करें, उनकी प्रेजेंटेशन बना के जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना वो जो जो भी डायरेक्टर्स ने अपॉइंट हुए हैं उनको दें, ताकि उनको उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर हो सके. देन इनफॉर्मल मीटिंग्स विद द टॉप मैनेजर, ये तो फॉर्मल हो गया. इसी तरीके से इनफॉर्मली भी उनको चाहिए कि वो क्या करें, टॉप मैनेजमेंट के साथ जो है ना मीटिंग करें, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ करें, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास हो. And then another important thing is that they should meet the important consultant and professional associates. For example, tax consultant है, तो टैक्स पॉलिसीज क्या हैं या टैक्स इम्प्लीकेशंस कंपनी की क्या हैं, या जो लेंडर्स हैं उनके जो है ना वो क्या क्या जो है ना कोवेनेंट्स उन्होंने प्लेस किए हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए. एंड देन फॉर्मल ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एक तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो नॉर्मली एक डीटीपी प्रोग्राम जो है ना वो रन करता है, दैट इज नोन एज डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. और उस डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको जो है ना वो ट्रेन किया जाता है. इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह जो है ना प्रोवाइड करती हैं, तो डायरेक्टर्स को ये चाहिए कि उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जो है ना वो अटेंड करें, और कंपनीज का ये काम है कि वो उनको ऐसी ट्रेनिंग्स में जो है ना वो ज़रूर भेजें, ताकि जो है उनकी एक्सपर्टीज या उस एरिया से रिलेटेड जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके. देन रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट. This is an important document that has to be maintained by all the public limited companies. One is the detail of the shares held by him or his immediate family. तो डायरेक्टर के पास जितने भी शेयर्स हैं, नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और उनकी इमीडिएट फैमिली मीन स्पाउस वगैरह के पास जितने भी शेयर हैं, दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट. उसके अंदर उनको डिस्क्लोज करना है, इन्फॉर्म करना है, और ना सिर्फ एक दफा इन्फॉर्म करना है बल्कि हर साल एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है, जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास इस कंपनी की जो है वो कितने शेयर्स हैं और हमारी जो इमीडिएट फैमिली है उनके पास कितने शेयर्स हैं. डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम और स्पाउस. अब इस कंपनी में तो डायरेक्टर हैं, इसके अलावा किन किन कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी बतानी, ना सिर्फ खुद बल्कि जो स्पाउस है. फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, तो अगर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उनके जो हस्बैंड हैं वो किन किन कंपनीज के डायरेक्टर हैं, दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी आल्सो मेंशन्ड देयर. इंटरेस्ट इन अदर रिलेटेड कंपनीज, इनके साथ साथ मिलती जो सब्सिडरीज हैं या अदर जो कंपनीज हैं जो इनके सप्लायर्स हैं या मेजर बायर्स हैं, उसमें अगर कोई उनका इंटरेस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर्स वगैरह एक्वायर किए हैं, उनको कोई लोन वगैरह ग्रांट किया है, या उनके साथ कोई बिजनेस इनकी डीलिंग है, तो दैट शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड हियर. देन पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप विद द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर और द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, कि उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई उनका जो है ना प्रीवियस कोई ताल्लुक, कोई रिलेशनशिप, या जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज. एंड एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि उनकी इंडिपेंडेंस को या डायरेक्टरशिप को अफेक्ट कर सकती हैं, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रजिस्टर मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड. ऐसा नहीं है कि एक दफा उसको रजिस्टर को मेंटेन कर लिया, अब साल साल गुजर गए हैं तो उसमें से अपडेट ही नहीं किया, बहुत सारी चीजें बीच में चेंज हो गई हैं, बहुत सारी नई डायरेक्टरशिप्स उन्होंने ले ली हैं, बहुत सारे और कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, तो उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, जो डायरेक्टर्स जो रजिस्टर है उसको अपडेट ही नहीं किया गया, तो दैट हैज टू बी अपडेटेड. देन the shareholders, directors dealing with the company,
it is expected that it should be fair, transparent and at arm's length. मीन्स वो जो भी फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको परफॉर्म जो दी गई हैं, डेलीगेट की गई हैं, वो उसको ट्रांसपेरेंटली और फेयरली जो है ना वो परफॉर्म करें. देन नो लोन्स टू द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को जो है ना वो लोन कंपनी जो है वो ना दे. एम्प्लॉइज कैन टेक द लोन फ्रॉम द कंपनीज बट डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक द लोन फ्रॉम द कंपनीज. देन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच डील. हर ट्रांजेक्शन जो उनकी कंपनी के साथ हो रही है, दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस चीज के अंदर नहीं होना चाहिए जो है ना. फॉर एग्जांपल कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जा रही है या फर्दर सब्सिक्वेंट ऑफरिंग कर रही है, शेयर्स ऑफर कर रही हैं, तो उन शेयर्स की ऑफरिंग में डायरेक्टर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. या कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट करना चाह रही है, या कंपनी जो है वो कोई और मेजर डिसीजन कर रही है जिसकी वजह से कोई उसकी प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, तो शेयर होल्डर्स जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उस भी पर्टिकुलर डिसीजन में उस डील के साथ कोई भी बेनिफिट एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए. नो यूज और मिस यूज ऑफ द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन. सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन दे हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल. तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसके अंदर, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि उसका मिस यूज जो है ना वो कर सकते हैं. जनरली दीज आर द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर फाइनेंस, उनको पता ही होता है कि इस साल कंपनी कितना डिविडेंड देगी और वो डिविडेंड कब जो है ना वो देने जा रही है. तो उस सिचुएशन के अंदर अगर वो क्या करते हैं, दे नो कि द मोमेंट दिस डिविडेंड डिस्क्लोजर, ठीक है, वुड बी मेड पब्लिक, जो है ना लोगों को पता चलेगा कि कंपनी डिविडेंड देने लगी है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. तो वो पहले से ही क्या करते हैं कि मार्केट से जो है ना वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ताकि जब डिविडेंड अनाउंसमेंट हो, शेयर प्राइस बढ़े, तो उनको हायर प्राइस पे सेल करके ज्यादा प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर सकें. तो इस किस्म की जो है ना एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. ऑल सिग्निफिकेंट डील्स विद द डायरेक्टर शुड बी पुट टू द शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स की जितनी भी जो डीलिंग है कंपनी के साथ, वो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज होनी चाहिए. एंड ऑल सच ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज इन द एनुअल स्टेटमेंट्स. और इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो एनुअल स्टेटमेंट्स के अंदर भी जो है प्रेजेंट करनी चाहिए. ठीक है. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डायरेक्टर्स डीलिंग इन द कंपनी शेयर फॉरबिडन नहीं है. कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाउएवर नोट इन द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट रजिस्टर. लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये उनको क्या करनी पड़ेगी कि कंपनी के जो इंटरेस्ट रजिस्टर हैं उसके अंदर उन्हें मेंशन करनी पड़ेगी. मींस जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन जो भी उनकी शेयर होल्डिंग होगी वो क्या करेंगे, उसको इन राइटिंग जो है ना वो कंपनीज के जो इंटरेस्ट रजिस्टर है उसमें मेंशन करवाएंगे. Then there are two terms. One is the insider trading, the other one is market abuse. Any idea that what is the difference between these two terms, or what is insider trading or what is market abuse? जी कोई बताएंगे आप में से? मार्केट अब्यूज सर स्पेकुलेशन, और जो रूमर्स क्रिएट करके अपने फायदे के लिए सर कोई बेनिफिट ले लेना. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? Sir, buying the company share at low rates and selling it at high rates to in black market by exploiting the info. नॉट इन द ब्लैक मार्केट, समवन इट इज रिलेटेड. पहली जो बात की थी जो है उसमें थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है. इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट अब्यूज में ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग मींस दैट बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके पास है जिससे शेयर की प्राइस जो है वो इफेक्ट हो सकती है, और उससे आप किसी उस इंफॉर्मेशन से पर्सनल गेन हासिल करें, तो दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि डायरेक्टर फाइनेंस को ये पता है, सीएफओ को पता है कि कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड देना है, और उनको ये पता है कि जब डिविडेंड देंगे तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगी. उन शेयर प्राइसेस के इंक्रीज से बेनिफिट लेने के लिए उस सीएफओ ने खुद या किसी और पर्सन के थ्रू जो है वो क्या कर ली, शेयर जो है ना वो एक्वायर कर लिए फॉर पर्सनल गेन या पर्सनल बेनिफिट. तो ये जो ट्रेडिंग होगी दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग. ये अभी
रिसेंटली जो कुछ अर्सा पहले जहांगीर तरीन साहब को जिस चीज के ऊपर जो है ना वो पेनलाइज किया गया था, वो एक्चुअली यही थे, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ना उसमें। और उनका मतलब उनका कसूर ये था कि वो पकड़े गए, अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और चल रहा है जो है ना उसमें। दिस अन इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है ना सीरियस एलिगेशंस होती हैं और उसको टर्मिनेट किया जा सकता है जो है ना उसमें। बट इन केस ऑफ मार्केट अब्यूज में ये होता है कि कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप मार्केट में स्प्रेड करते हैं, कोई भी रूमर या स्पेकुलेशन मार्केट में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस अप या डाउन जो है वो मूव करती है, बट यू डू नॉट टेक द पर्सनल गेन और एडवांटेज आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो जनरली मार्केट के अंदर ये स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं जो है ना उसमें। आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्पेकुलेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो स्पेकुलेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह कंपनीज के कुछ जो एम्प्लॉयज हैं या जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो स्पेकुलेशन क्रिएट कर देते हैं कि जी कंपनी की जो है ना वो प्राइसेस बढ़ने लगी हैं, कंपनी को नया प्रोजेक्ट जो है ना वो टेकअप करने लगी है। अब वो सम टाइम करेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, सम टाइम इनकरेक्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर शेयर प्राइस जो है ना होती है। लेकिन ये जो मार्केट की जो चेंज है इससे वो पर्सन डायरेक्टली खुद से जो है ना वो बेनिफिट नहीं ले रहा होता। इसको बेसिकली आप क्या कहेंगे, मार्केट अब्यूज कहेंगे। अब है ये अनएथिकल, क्या आपने वैसे ही किसी को जो है ना वो कह दिया कि शेयर प्राइस बढ़ने लगी है, उस एंटीसिपेशन में कि शेयर प्राइस बढ़ने लगी है उसने बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए और शेयर प्राइस नहीं बढ़ी। तो अब ये आपने क्या किया है कि उसके साथ अनएथिकल एक काम किया है कि आपने उसके गलत इंफॉर्मेशन दी है। बट दिस इज नॉट इलीगल। देखें, आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं ना जी कि ये अभी फॉर एग्जांपल